से क्या देखेंगे, औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आज का हम लोगों का विषय होगा औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ गया। अब है कि उन्हें पहला पॉइंट क्या है, उन्हें भूमि से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। भूमि से बेदखल किया गया। पहला ये प्रभाव पड़ गया कि औपनिवेशिक शासकों को क्या चाहिए था, यहाँ से नील चाहिए, जूट चाहिए, उसके खसखस होता है एक, वो इसकी खेती के लिए उनको अधिकार यहाँ मिल गया। किसको? औपनिवेशिक शासकों को। और इस पर ये लोग खेती करते आए थे, कौन? आदिवासी। अब इसके कारण क्या हुआ कि जिस खेत पर वो अपनी खेती करते थे वहाँ इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों ने, और उस पर वो नील की खेती करवाने लगे। वो उससे क्या करने लगे, जूट उगवाने लगे, और ये काम वो ज़बरदस्ती करने लगे, और उनको ज़मीन से क्या कर दिए गए, बेदखल कर दिया गया। किनको? आदिवासियों को, और किसानों को। उसके ज़मीन को छीन लिया गया, और उसको कहा क्या कि भाई काम करना है तो चलो अब, क्योंकि उनको अपनी ज़मीन नहीं रही, तो तुम मेरे बागान में काम करो, नील के बागान में काम करो, जूट के बागान में काम करो, मेरा खान है वहाँ काम करो, कारखाना है उसी में कुली मजदूर का काम करना, और वहीं लोगों को भेज दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने व्यावसायिक फसलों की उगाने के लिए आदिवासियों को अपनी भूमि से बेदखल कर लिया गया, और उनकी ज़मीनों पर ये लोग नील और फिर जूट, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों की खेती करने लगे, और इनको अपनी मूल ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट भी इधर भी लागू हुआ था। खैर अभी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त ये नहीं है, ये है कि ये जो घुमंतू खेती करते थे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए हम अस्थाई बंदोबस्त की बात कर रहे थे। ये है अस्थाई खेती, इसके लिए बाध्य किया गया, क्योंकि आदिवासी लोग घुमंतू खेती करते थे। कभी यहाँ आपने देखा एक जगह, कभी दूसरी जगह। एक कबीला थोड़ा दिन तक माना भागलपुर के क्षेत्र में रहा, तो उसके बाद थोड़ा दिन के बाद वो कहाँ चला गया, पूर्णिया के क्षेत्र में चला गया, कहीं फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। तो इससे क्या हो रहा था, इनको ये खेती पसंद नहीं आई औपनिवेशिक शासकों को। क्यों भाई? क्योंकि इस पर नियंत्रण रखना इसको दिक्कत हो रहा था कि कबीला लोग एक जगह रहता है, फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर तीसरी जगह चला जाता है। तो ये लोग सोच रहे थे इस पर नियंत्रण रखना। तो नियंत्रण कब रख सकता था? जब ये अस्थाई एक जगह से बस पाता। तो और साथ ही साथ एक चीज़ और कि ये टैक्स इससे वसूल नहीं पा रहे थे। आज यहाँ खेती किया, 2-3 साल खेती किया, पता चला यहाँ से हट गया, दूसरी जगह जा कर के खेती कर रहा है, फिर वहाँ से फिर तीसरी जगह कर रहा है। इसलिए ये अस्थाई चाहते थे कि ये लोग अस्थाई खेती करें। अस्थाई खेती करने से हमें क्या होगा कि हमें निश्चित टैक्स मिलेगा। इसीलिए औपनिवेशिक सरकारों ने क्या किया, भूमि का बंदोबस्त करना प्रारंभ किया, और भूमि की पैमाइश की गई, जिसको नापी कहते हैं। और उसके बाद कहा कि ये एरिया के तुम मालिक बन गए इतने भूमि का, और
अब या तो कुछ को किराया पर दिया गया, तो ये हो गया कि अब तुमको एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष सरकार को देना है। तो इसके कारण कुछ लोगों को झूम की खेती की अनुमति भी दी गई, लेकिन ज़्यादातर क्या काम किया गया कि अस्थाई खेती करने के लिए उसको बाध्य किया गया और उस पर टैक्स निर्धारित कर दिया गया। उसके बाद तीसरा क्या किया, अंग्रेजों के आने के बाद जंगल के नियम कानूनों में परिवर्तन हो गया और बहुत सारे मौलिक कानून में परिवर्तन कर दिया गया, जिनसे आदिवासियों का जीवन जो था बहुत अधिक प्रभावित हो गया। अब है कि कुछ जंगलों को उसने क्या क्या राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया कि ये जंगल जो है ये राज्य का है, और कुछ वन को उसने आरक्षित वन घोषित कर दिया कि इस आरक्षित वन में कोई भी आदिवासी प्रवेश नहीं कर सकता है, वहाँ न वो घूम सकता है, न वहाँ से फल संग्रह कर सकता है, न वहाँ झूम की खेती कर सकता है, और न वो पशु शिकार के लिए उस वन में प्रवेश कर सकता है। क्यों कि उस जंगल में अंग्रेजों ने अपने लिए कुछ लकड़ियों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेजों को आवश्यकता थी साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, क्योंकि उनको रेल की पटरियों के लिए, स्लीपर बनाने के लिए, फिर जहाज़ बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने साल और सागौन के मजबूत पेड़, सीधे पेड़ यहाँ लगवाना शुरू कर दिया भारत में, जंगलों में, और उन जंगलों में इन लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? आ रही है। हाँ, बहुत वन को आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन में कोई भी आदिवासी जाकर के न लकड़ी ले सकता था, न वहाँ फल का संग्रह कर सकता था, न झूम की खेती कर सकता था, पशुओं का शिकार भी करने के लिए वो वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। एकदम पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब चौथा कारण क्या प्रभाव पड़ा, तो व्यापारी एवं साहूकारों द्वारा शोषण होने लगा। आदिवासियों का शोषण क्या होने लगा, तो बहुत जो भूमिहीन आदिवासी थे ये क्या हो गए, जब उनका जो फ्री में जो चीज़ मिलता था वो फ्री में नहीं मिलने लगा। अब वो कैसे आजीविका चलाएगा? आजीविका चलाने के लिए वो क्या करता था, उधार ले लेता था महाजनों से। अब बेचारा अनपढ़ होता था, उतना जानकार नहीं होता था। ये महाजन लोग पूरा ब्याज ले लेते थे, कहता था मूलधन तो मेरा बाकी ही है। एक बार यदि वो उधार लिया तो अब ज़िंदगी भर उसी का वो टैक्स देते रहे, यानी इंटरेस्ट, टैक्स बल्कि नहीं इंटरेस्ट, सूद वो लेते रहता था। तो महाजनों के चंगुल में फंस गए। महाजन चालाक होता था और इसका शोषण करने लगा आदिवासियों का। तो यदि तुम्हारे पास पेन वगैरह है तो इस पंक्ति को नोट कर लो। इन आदिवासियों को व्यापारियों से, महाजनों से एवं ब्रिटिश शासकों से, तीनों से ही शिकायतें थी, और ये तीनों को ये कहते थे दीकू अथवा बाहरी व्यक्ति मानते थे। सिर्फ अंग्रेज नहीं, यहाँ के लोग भी उसका शोषण करने लगे। यहाँ के महाजन और यहीं के व्यापारी भी उसका शोषण करते थे। तो इसको ये लोग क्या कहते थे, अभी भी जाओगे संथाल वगैरह एरिया में तो हम लोगों को कहेगा वो दीकू आ गया। दीकू माने बाहरी लोग, जो जंगल के बाहर गांव शहर में रहते हैं, वो लोग को वो बाहरी मानता है, और वो उसको भय है कि हम लोग का शोषण करेगा, कुछ न कुछ हम लोगों से क्या ठग लेगा। ठीक है, लिखा हुआ कहीं पर मिल गया? चाहिए
भेज दीजिएगा तो अच्छे से लिख लेंगे। अच्छा, हम देखो लिखा हुआ दिख रहा है, आदिवासियों को हाँ चढ़ जी। व्यापारियों, उसके बाद क्या है, महाजनों महाजनों एवं ब्रिटिश शासकों, शासकों ये तीनों से ही क्या था, तीनों से शिकायतें शिकायतें थी। ये इन तीनों लिखा हुआ है, ये इन तीनों को ही क्या कहते थे, दीकू दिक्कू दिक्कू अथवा बाहरी पहाड़ी व्यक्ति मानते थे। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, इतनी बात समझ में आ कि दीकू क्या हुआ। तो दीकू सिर्फ ब्रिटिश शासक को ही नहीं मानता था कि भारत के लोग को भी, जो व्यापारी थे वो भी उसका शोषण करते थे, जो महाजन थे वो भी यहीं के थे, वो भी उसका शोषण करते थे। अब पांचवा प्रभाव, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ कि ये अनपढ़ थे, गरीब थे आदिवासी, तो ये क्या करते थे, अंग्रेज लोग अपने ईसाई धर्म को, ईसाई मिशनरियों को लगाया और इसके धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब देखो, इन आदिवासियों को ये गुमराह कैसे करते हैं ईसाई मिशनरी वाले। ये उसको कहेंगे, देखो भाई, तुम कैसे हो कि तुमको खाने के लिए दूध नहीं मिलता है, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, शिव जी को दूध चढ़ा देते हैं पत्थर की मूर्ति में। तुम लोग को खाने के लिए घी नहीं मिलता है, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, दीपक में शुद्ध घी डालते हैं, जला देते हैं, लेकिन तुम लोग को खाने नहीं मिलता है। तो इस तरह लोगों को भड़काता है और हिंदू धर्म से घृणा करवा देता, अपने धर्म से, और कहता देखो ईसाई धर्म कितना सीधा साधा है, जाओ चर्च में एकदम आराम से संडे को सिर्फ प्रार्थना करो, ठीक है। तो हम लोगों का, ईसाई मिशनरी वाले बताते हैं कि हम लोगों का धर्म बहुत सरल है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, और तुमको हम कुछ पैसा भी देंगे, तुमको कपड़ा भी देंगे, तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। तो ये लोग उनको क्या करते हैं, उनकी अज्ञानता से फायदा उठा करके क्या करते हैं कि उनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने लगे। किनके रीति रिवाजों में? आदिवासी के, आदिवासी हाँ, के रीति रिवाज में। अब देखो, एक पंक्ति होगा कि हालांकि बहुत जगह आदिवासियों ने रीति रिवाजों पर जो प्रतिबंध लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसके द्वारा महाजनों ने जो इनका शोषण करना शुरू किया, इसके लिए उसने विद्रोह भी किया, लेकिन इस विद्रोह को बहुत गलत ढंग से दबा भी दिया गया। अब एक और प्रभाव पड़ा, कबीलों के सरदार। इन आदिवासियों का कबीलाई जाति होता था, इनका एक एक सरदार होता था, सो मुखिया भी कहते थे। वो लोग थोड़ा ताकतवर होता था, उसकी बात को ये लोग मानता था। तो ये कबीला के सरदार बन जाते थे, हेड। मान लो कोई मुंडा समुदाय का हेड बन गया, कोई संथाल का हेड बन गया, कोई उरांव का हेड बन गया, हेड सरदार, और उसी की कानून को वो सारा लोग मानते थे, आदिवासी लोग अपने सरदारों को, कबीला का जो सरदार होता था। अब अंग्रेजों के आने के बाद अब क्या हुआ कि कबीला का जो शासन चलता था, सरदार, कबीला पर जो सरदार का शासन चलता था, उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर औपनिवेशिक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो कानून बनाए और उस कानून को कहा यही तुम्हें मानना पड़ेगा, और अंग्रेजों को बार बार गिफ्ट भी देना पड़ता था। तो अब इन कबीला पर, सरदारों पर किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश सरकारों का, ठीक है। ये मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन स्थापित, यानी ब्रिटिश का शासन स्थापित होने के बाद इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। प्रभाव क्या पड़ा कि इनको भूमि से क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया,
उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या देखे, अस्थाई खेती के लिए क्या किया अस्थाई गया? खेती के लिए बाध्य करना, जंगल के नियम कानूनों में नियम क्या किया गया? कानूनों में परिवर्तन, लाया गया कि जंगल को क्या बना दिया, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया कुछ जंगलों को। उसके बाद आदिवासियों का किसके किसके, व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा क्या किया गया, शोषण, शोषण। जो शोषक लोग थे उसको ये लोग क्या कहते थे, देखो सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया, इनके धर्म वगैरह में भी हस्तक्षेप करने लगा और ईसाई धर्म को फैलाने का प्रचार प्रसार करने लगा। ठीक है, कबीलों का जो सरदार थे उस पर नियंत्रण स्थापित किया किसने, औपनिवेशिक सरकारों ने, उसके अधिकारियों ने। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? No.